आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वाण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज के अध्याय में हम बात करेंगे दीपक पाराशर साहब के बारे में। दीपक पाराशर वो नाम जिसका मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कम से कम उन्हें 50 साल हो गए लाइमलाइट, शोबिज़, फैशन वर्ल्ड और फ़िल्मों की दुनिया में रहते हुए। समय उनका बहुत निचाई से गुज़र करके ऊंचाई पर, फिर निचाई पर, ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स को झेला। एकाकीपन उनकी ज़िंदगी में रहा। बहुत सारे ऐसे किस्से हुए एक लाइफ में, किसी के कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी बहुत ज़्यादा नीचा, कभी बहुत ज़्यादा ऊंचा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ लिए हुए रही दीपक पाराशर साहब की ज़िंदगी। बहरहाल दीपक पाराशर साहब को हम पहचानते हैं सन 1976 से। तो 1976 में पहले मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले थे दीपक पाराशर। अब ये मिस्टर इंडिया कोई बॉडी बिल्डिंग, कोई वो चैम्पियनशिप नहीं थी। ये आपकी जो मॉडलिंग होती है उसका एक खिताब हुआ करता था। मिस्टर इंडिया, पहले मिस्टर इंडिया थे वो फैशन वर्ल्ड के। एक बार फिर बता दूं, 1976 था साल, और वो बॉलीवुड के शुरुआती हार्ट थ्रोप्स में से एक थे। एक प्रसिद्ध मॉडल के रूप में उन्होंने 1970 के दशक में विमल शूटिंग शर्टिंग के लिए सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध जो ये ब्रांड था इसके लिए मॉडलिंग की। आपने इनको देखा होगा, पुराने जो लोग हैं या शुरुआती जो विज्ञापन आते थे विमल शूटिंग्स के, ओनली विमल से जो पहले, उसमें जो मेन जो ब्रांड थे वो दीपक पाराशर साहब थे। उस समय अनिल अंबानी और इवन मुकेश अंबानी भी छोटे छोटे हुआ करते थे। और उस समय वो पूछा करते थे इनसे कि ये मिस्टर इंडिया का खिताब कौन सा होता है, और बहुत छोटे बच्चे थे। तो रिलायंस के जो मालिक हैं उनके साथ में भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। जैसा कि आपको मालूम है, विमल शूटिंग्स जो है वो रिलायंस का ही एक प्रोडक्ट रहा हुआ है। सबसे पहली जो शुरुआत थी वो इन्होंने इसी तरह से की थी। दीपक पाराशर ने सन 1980 में बॉलीवुड का दरवाज़ा खटखटाया और इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म इंसाफ का तराजू से, और यही इनकी डेब्यू फिल्म है। यहीं से इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। ये फिल्म बी आर चोपड़ा ग्रुप की फिल्म थी। बी आर चोपड़ा एक बहुत बड़ा नाम, फिल्म इंडस्ट्री के अगर हम पितामह कह सकते हैं तो वो बी आर चोपड़ा साहब। और उसके बाद में इसी प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म बी आर फिल्म्स के 1982 में एक फिल्म आई थी, उसने भी पूरा एक लैंडमार्क फिल्म थी, निकाह। उसके बारे में कौन नहीं जानता, उसके जो गाने थे और उसकी जो कहानी थी, किस प्रकार वो उस फिल्म ने फेम लिया। हालांकि उसमें नाम सलमा आगा का ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी दीपक पाराशर जो सलमा आगा के उसमें शौहर बताए गए, उनका भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कद इस फिल्म के वजह से बढ़ गया था। हालांकि इससे पहले जो फिल्म आई थी इंसाफ का तराजू, इसी प्रोडक्शन हाउस की, बी आर चोपड़ा, वहाँ पर कहीं ना कहीं दीपक पाराशर एक सेकंड लीड थे। हालांकि थे फिल्म के हीरो। वहाँ पर जितना भी लाइमलाइट था वो राज बब्बर के हिस्से आया, क्योंकि राज बब्बर ने जो उसमें एक्टिंग की और जिस हिसाब से अपने रोल को निकाल करके ले गए, वो काबिले तारीफ़ है। बहरहाल मैं आज जो अपना एपिसोड कर रहा हूँ वो दीपक पाराशर साहब के बारे में है। तो हालांकि निकाह जो फिल्म थी एक विवादास्पद फिल्म थी, और उस समय आप यकीन माने मुस्लिम परिवारों में तलाक पर आधारित इस तरह की फिल्म को बनाना बहुत ज़्यादा
एक बहुत एक साहसिक कदम था। और इस सामाजिक ड्रामा पर रिलीज के समय करीब 34 मुकदमे इस फिल्म के खिलाफ दर्ज हुए थे। अब समझे, 34 मुकदमे इस फिल्म के खिलाफ दर्ज हुए थे और कुछ इन कलाकारों के खिलाफ भी दर्ज हुए थे। एक समय ऐसा भी था उसके बाद में कि दीपक पाराशर साहब को अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी और प्रतिद्वंदी माना जाने लगा था। हुआ कुछ ऐसा था कि इंडस्ट्री में 70s में, मिड ऑफ 70s से अमिताभ बच्चन पर बैन लग गया था। यानी कोई भी पब्लिसिटी या कोई भी मैगजीन होती थी, जितना भी रिपोर्टिंग होती थी, फिल्म रिपोर्टिंग, उसमें अमिताभ बच्चन को कवर नहीं किया जाता था। अमिताभ ये कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बैन कर दिया, और जो मैगजीन्स की तरफ से अगर हम बात सुने तो वो ये कहते हैं आधिकारिक तौर पर कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें बैन किया। बहरहाल ये जो बैन था करीब 18 साल तक चला। आप समझिए, वो 18 साल अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के बिना प्रेस पब्लिसिटी के, बिना अमिताभ की ब्रांडिंग के भी अमिताभ बच्चन वो शख्स थे जिनकी 5-5 फिल्में एक साल में आती थी, और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के भरोसे अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम चल गए। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रेस ने पूरी तरह से अमिताभ बच्चन को बैन किया था, या इसका उल्टा कहें कि अमिताभ ने पूरी तरह से बैन कर दिया था प्रेस को, कि उनके बारे में कोई भी लेख नहीं छपता था। या तो उन्हें मिस्टर बच्चन के नाम से बुलाया जाता था, या लंबू जी के नाम से बुलाया जाता था, या वो के नाम से बुलाया जाता था। तो एक मैगज़ीन ने इतनी हिमाकत की कि एक हाईलाइट छापी एक खबर के साथ। वो इंग्लिश मैगज़ीन थी, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसकी जो हेडलाइन थी वो ये थी, मूव आउट मिस्टर बच्चन, दीपक पाराशर इज़ हेयर। अब इस हेडलाइन ने पूरी इंडस्ट्री में बवाल कर दिया, और ये बात जब अमिताभ बच्चन के नोटिस में गई तो अमिताभ बच्चन ने न जाने इस चीज़ को कैसे लिया होगा अपने दिमाग में, लेकिन इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने कभी भी पब्लिकली आज तक भी कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि ये सब चीज़ें प्रोफेशन का एक हिस्सा हैं, और अमिताभ बच्चन ने शुरू से ही अपने काम पर ध्यान देना सीखा है। लेकिन अमिताभ बच्चन क्योंकि उस समय बहुत बड़ा नाम थे और आज भी वही है, तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की दीपक पाराशर से प्रतिद्वंदिता स्थापित हो गई। अब दीपक पाराशर के ऊपर भी ये बहुत बड़ी एक दिक्कत थी कि दीपक पाराशर ने कहीं पर भी इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया था जहां उन्होंने ये कहा हो कि भाई मैं अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी हूं, या अमिताभ बच्चन अगर नहीं चलते तो मैं उनकी जगह पर हूं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैगज़ीन थी उनको मसाला चाहिए था, और उन्हें किसी न किसी तरह से अमिताभ बच्चन का जो नाम था उसको ख़राब करने का उन्हें एक मौका मिल गया, और इसके लिए उन्होंने दीपक पाराशर के कंधों का सहारा लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीपक पाराशर पहले मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले, जो कि आयोजित हुआ था 1976 में, यहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो ऐसा कुछ रहा, और फिर इन लोगों का जो मिलान था वो फिल्म शराबी के सेट पर हुआ। अब अमिताभ बच्चन के साथ में इनकी जो मुलाकात होती है वो भी एक बड़ा ही एक दिलचस्प वाकया है। इनके पास में फ़ोन आता है प्रकाश मेहरा साहब का, इतना बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का, जिन्होंने बच्चन साहब के साथ में बहुत सारी फिल्में की, और वो हमेशा ए क्लास के डायरेक्टर माने जाते रहे हैं। तो जब प्रकाश मेहरा साहब ने दीपक पाराशर का नाम सुना और उनकी पर्सनैलिटी को गौर करने के बाद में उन्होंने फिल्म शराबी के लिए दीपक पाराशर को कंसीडर किया। हालांकि जो पात्र दीपक पाराशर ने शराबी फिल्म में अभिनीत किया है, इंस्पेक्टर का, वो पात्र पहले दीपक पाराशर को नहीं मिलने वाला था। वो मिलने वाला था विजेंद्र घाटगे को, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि रातों रात इस चीज़ को बदल दिया गया और
विचार बनाया गया दीपक पाराशर के बारे में। तो जब पाराशर साहब को प्रकाश मेहरा का फ़ोन आता है तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि प्रकाश मेहरा जैसा इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे क्यों कंसीडर करेगा फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन थोड़ा सा इनको नर्वसनेस भी थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये जो फिल्म है ये अमिताभ बच्चन के साथ में बन रही है। मेन लीड में अमिताभ बच्चन है और साथ में जया प्रदा है। अब जब ये फिल्म के सेट पर गए और अमिताभ से मुखातिब जब हुए, उससे पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थे। इन्होंने कहा कि मुझे करीब 9 पेज का डायलॉग दिया गया था और ये सीन वो था, आपको ध्यान होगा वो गाना, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो भला कोई क्या करे। वो जो गाना था ना, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे, ये गाना था इस तरह से। ठीक है, मैं अभी उस गाने के फील में नहीं हूँ, कहानी के फील में हूँ, लेकिन ये मैं आपको, ये जो गाना होता है ये एक सीन पर आकर के स्टार्ट होता है। इससे पहले का जो सीन होता है गाने का, उसमें आप देखिए यहाँ पर होता है कन्फ्रंटेशन अमिताभ बच्चन का और दीपक पाराशर साहब का। अमिताभ बच्चन जो कि विक्की बाबू की भूमिका में थे और जया प्रदा जो थी वो मीना की भूमिका में थी, उनकी माशूका, और दीपक पाराशर साहब वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर बने थे। और होता यूँ था उस सीन में कि जया प्रदा यानी मीना जी विक्की बाबू की ज़िंदगी से गायब हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, और इस समय विक्की बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं उनके साथ में। और उसी पल इनकी मुलाकात इंस्पेक्टर साहब से होती है, और इंस्पेक्टर साहब को ये पहले से जानते थे उस फिल्म में। तो विक्की बाबू के सामने दीपक पाराशर मुखातिब होते हैं और वहाँ दीपक पाराशर विक्की बाबू को ये बोलते हैं कि मेरे घर का उद्घाटन होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप मुहूर्त करने के लिए आप मेरे घर पर पधारें। बहरहाल इस फिल्म में इस दृश्य के ज़रिए दीपक पाराशर, इनकी खोई हुई जो माशूका होती हैं जया प्रदा, उनसे इनकी मुलाकात एज बीइंग अ सरप्राइज वो वहाँ करवाते। यानी जो इनकी महबूबा थी वो दीपक पाराशर के पास में थी, उनके घर में थी, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो उनको एक तोहफा देना चाहते थे, एक सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो इस वजह से वो विक्की बाबू को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। ये सीन होता है। विक्की बाबू इनके इनविटेशन के अनुसार वो घर चले जाते हैं और वहाँ पर जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, सामने वो जया प्रदा को पाते हैं। और वहाँ पर ये गाने की जो सिचुएशन होती है, इसमें आप देखिए, इसमें दीपक पाराशर और अमिताभ बच्चन दोनों एक ही फ्रेम में आपको नज़र आएंगे। तो ये जो सीन था ये करीब 9 पन्नों का सीन था, 9 पेजेस का सीन था। सुबह का समय था। शूटिंग से पहले बच्चन साहब अपने समय पर, बल्कि समय से 1 घंटा पहले आ चुके थे और अपने जो रूम में बैठे हुए थे। और जब इनको इंट्रोडक्शन कराया बच्चन साहब से, तो बच्चन साहब ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता, आइए पाराशर साहब बैठिए। उसके बाद में इन्होंने, बच्चन साहब ने पाराशर साहब से पूरा सीन पूछा कि भाई आप बताइए कि आप सीन से क्या समझ में आ रहा है आपके। तो पाराशर साहब ने पूरा डायलॉग बता दिया कि आपका ये है, मेरा ये है, मैं ये बोलूँगा, आपको ऐसे बोलना है, बस। फिर दीपक पाराशर बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि अमिताभ बच्चन के मन में कोई गिला शिकवा है या कुछ है। तो वहाँ से जो हमारे रिश्ते थे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गए और बहुत अच्छा एक समय रहा उनके साथ में। और उन्होंने फिर बच्चन साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि एक तो पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, और एक होता है कि टाइमिंग और टाइम, दो चीज़ अमिताभ बच्चन की जो है वो बहुत गज़ब की है, जो किसी के पास में नहीं होगी, कि वो सेट पर ऑन टाइम से भी बहुत पहले पहुंच जाते हैं। और दूसरा, जब वो अपने किसी भी बात को बोलते हैं सीन में, उसका टाइमिंग बहुत परफेक्ट होता है, वो 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होता। तो कुछ ऐसा कहा था दीपक पाराशर साहब ने बहुत बाद में अमिताभ बच्चन के बारे में। शराबी फिल्म बनी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।
किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म से ना सिर्फ दीपक पाराशर को एक पहचान मिली, बल्कि जया प्रदा जो काफ़ी समय से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी, उनकी भी काफ़ी सारी फिल्में फ्लोर पर आ चुकी थी। लेकिन इस फिल्म के बाद में जया प्रदा को भी नोटिस किया जाने लगा, और ना सिर्फ वो मनमोहन देसाई मतलब प्रकाश मेहरा के प्रोडक्शन हाउस का एक हिस्सा बनी, बल्कि मनमोहन देसाई साहब की फिल्मों का भी वो आगे चल के हिस्सा बनी। और मनमोहन देसाई ने उनको एक लीड हीरोइन के तौर पर हमेशा कंसीडर किया, अपोजिट टू अमिताभ बच्चन। अगर हम इसके बाद के एक दौर को देखा जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से संन्यास लिया, रीज़न था कि वो इंदिरा गांधी की असामयिक जो हत्या हो गई थी, उसके बाद में अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स को अपना लिया था अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर। लेकिन जब उन्होंने 5-6 साल के बाद में पॉलिटिक्स को छोड़ा, या छोड़ना पड़ा उनको, कुछ मजबूरियां ऐसी थी, उन्हें पॉलिटिक्स बिल्कुल भी रास नहीं आई और बहुत दिक्कतों में फंस गए थे अमिताभ बच्चन। उसके बाद में जब उन्होंने फिर से फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया, तो कुछ फिल्मों ने उनके लिए एक मतलब एक बैकग्राउंड फिर से तैयार किया, एक बेस तैयार किया। उन फिल्मों में एक फिल्म थी जादूगर, और जादूगर फिल्म थी ये भी प्रकाश मेहरा के ही बैनर की फिल्म थी। तो यहाँ पर जो पहले स्टार कास्ट थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आज आप जादूगर को अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के नाम से देखते हैं, लेकिन वो जो स्टार कास्ट थी उसमें पहले नाम था दीपक पाराशर साहब का, और दीपक पाराशर साहब के साथ में अपोजिट में थी आरती गुप्ता। आरती गुप्ता यानी आरती सुरेंद्र नाथ। अब आरती सुरेंद्र नाथ कौन, ये मैं आपको क्या बताऊं। बहुत खूबसूरत अपने समय की मॉडल, और जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अगर इनकी खूबसूरती को देखना हो तो आप देखिए फिल्म पुराना मंदिर में, ये अपोजिट थी मोनीश बहल साहब के साथ में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कुछ चेंजेस हुए फिल्म की कास्टिंग में, और दीपक पाराशर को वो फिल्म मिल नहीं पाई, क्योंकि अचानक से कुछ चेंज इस तरह से हुआ, जो कि प्रकाश मेहरा की फिल्मों में इस तरह के चेंजेस देखना अमूमन एक आम बात होती थी। और ये चेंजेस सिर्फ प्रकाश मेहरा के साथ में नहीं थे। प्रकाश मेहरा की फिल्मों में अगर आप शुरू से नज़र डालें तो उसमें स्टार कास्ट उसकी फाइनल डेट तक भी चेंज होती रहती थी, चाहे वो कोई भी फिल्म हो। प्रकाश मेहरा का कुछ ऐसा था। तो बहरहाल दीपक पाराशर को इन सब से कोई भी कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा कि मेरे साथ में जो भी कुछ हुआ, क्योंकि एक वाइटल जो मूवी मैंने बताई आपको कि अगर जादूगर नाम की अगर फिल्म इनके खाते में आई होती तो शायद दीपक पाराशर को फिर से वो एक मुकाम हासिल हो जाता फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि वो दौर भी कुछ ऐसा था कि जब दीपक पाराशर पूरी तरह से जवान थे, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है आखिरकार। ऐसा नहीं था कि दीपक पाराशर फिर चुपचाप बैठे हों। उन्होंने कुछ बी और सी ग्रेड की फिल्मों को भी किया, और ये करना उनकी वक्तीय ज़रूरत और हालातों की ज़रूरत थी। उनकी पर्सनल ज़िंदगी क्या रही इसके बारे में मैं आपसे किसी और एपिसोड में बात करूंगा। अभी मैं एक प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं। बाकी मैं इतना बताता चलूं कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, बहुत ज़्यादा, और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। ज़िंदगी में रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ठगे गए, और इन पर गे होने का इल्ज़ाम भी लगा, जो कि इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया एक तरह से। लेकिन वो एक्सेप्टेंस किसी और तरह से थी, और उसको पब्लिसिटी या उसको मैगज़ीन में या मीडिया ने उसको एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया। इस वजह से भी अभी दीपक पाराशर को जो बिग बॉस के मंच के बाद में दीपक पाराशर का नाम एक बार इतने सालों के बाद में फिर से उछला। अगर हम दीपक पाराशर साहब के अफेयर्स की बात करते हैं तो इनका नाम हर उस एक्ट्रेस के साथ में जुड़ा जिसके साथ में ये फिल्म कर रहे होते थे, क्योंकि इनका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है और चीज़ों को समझने वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इंसान, भावुक, दूसरों की परिस्थितियों तक जाकर के चीज़ों को समझना, कुछ उस तरह की शख्सियत रहे हैं दीपक पाराशर। तो सबसे पहले इनका जो नाम था वो जोड़ा गया जीनत अमान के साथ में। ये वही जीनत अमान है जिनके रिकमेंडेशन पर इनको लिया गया था फिल्म इंसाफ का तराजू में। ना सिर्फ इन्हें बल्कि
राज बब्बर साहब को भी जीनत अमान के रिकमेंडेशन पर ही इंसाफ का तराजू फिल्म में लिया गया था। तब से दीपक पराशर का जीनत अमान के साथ में एक बहुत अच्छा सा रिश्ता था और जीनत अमान अपने समय की बहुत बड़ी स्टार थी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आजकल के लोग हैं वो समझ जाएं। दम मरो दम मिट जाए गम जो गाना था हरे रामा हरे कृष्णा, वो हैं जीनत अमान। वेल, दोनों ने ही अपने करियर की शुरुआतों में जो है बड़ी विवादास्पद चीज़ों से गुजरे। वहाँ जहाँ जीनत अमान का नाम कई बार देवानंद के साथ जोड़ा गया, कई बार राज कपूर के साथ जोड़ा गया, फिर बाद में दीपक पराशर के साथ में भी इनकी कहानियाँ बड़ी ज़्यादा विवादास्पद रहीं। लेकिन ये सिर्फ सुनने कहने की बातें थी, जिसे हम बोलते हैं ना कि भाई सुनी कही बातें जो होती हैं, जो कि मैगज़ीन्स कई बार अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके लिखती हैं। जहां दीपक ने निकाह को लेकर विवादों का सामना किया, ये फिल्म निकाह की बात कर रहा हूं मैं आपको, वहीं जीनत को भी सत्यम शिवम सुंदरम जो फिल्म थी उनको लेकर के कानूनी परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। ये दोनों फिल्म थी, इन दोनों फिल्म्स के ऊपर बहुत सारे केसेस उस समय दर्ज किए गए थे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम भी अपनी कहानी जो थी वो सामाजिक दायरों से हट करके उस पर एक तरीके से एक उसको फेस करती है, समाज की चीज़ों के खिलाफ वो कुछ सामाजिक परंपराओं को तोड़ने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर निकाह जो फिल्म थी वो भी पूरी तरह से जो मुस्लिम जो इनके एक्ट्स हैं, जो भी इनके शरीयत हैं, उनके खिलाफ ये फिल्म कुछ इस तरह की बात करती है। क्योंकि इसका पहले नाम था तलाक तलाक तलाक, लेकिन किसी वजह से इस फिल्म का नाम इतना ज़्यादा बोल्ड ना रख करके सीधा इस फिल्म का नाम रखा गया निकाह। क्योंकि उस समय ये बात भी आई थी कि एक फिल्म थी डिवोर्स नाम की, वो फिल्म भी उसी समय बन रही थी और नाम में थोड़ा सिमिलैरिटी को देखते हुए बी.आर. चोपड़ा साहब ने इस फिल्म का नाम उस तरह से हटा करके एक पॉजिटिव नाम रखा, निकाह। इस समय एक उड़ती हुई खबर ये भी चल रही थी कि दीपक पराशर साहब का अफेयर बड़े ज़ोरों शोरों से जीनत अमान के साथ चल रहा है। हालांकि दीपक पराशर का जो अफेयर था वो सही दिशा में जा रहा था जीनत अमान के साथ, लेकिन दीपक पराशर की जो मदर थी वो इस चीज़ के खिलाफ थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए गए एक इंटरव्यू के अनुसार दीपक पराशर ने खुलासा किया था कि दीपक की माँ जो थी वो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आमादा थी, क्योंकि उनके मुताबिक दीपक पराशर का अभी करियर शुरू ही हुआ था और ये जो चीज़ थी ये उनके करियर को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। वेल, दीपक पराशर का करियर गिरावट की ओर आने लगा, कई वजह रही उसके पीछे, कई अफेयर्स रहे, इनकी वाइफ भी इनको छोड़ करके चली गई। आज इनकी बेटी है, उसकी भी मैं बताऊंगा उसके बारे में पूरा जो रहा। करीब 37 साल से ये अपनी बेटी के लिए परेशान है, बीवी तो है ही, बेटी के लिए परेशान है, उनको ढूंढते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन आज उनकी बेटी भी जवान हो गई होंगी, 37 साल की एक युवती बन गई होंगी, लेकिन आज भी जब वो बात करते हैं तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और साथ में इनके एक एक्सीडेंट भी हुआ था और बहुत ख़तरनाक बीमारी भी रही है, इनको कैंसर वगैरह का दिक्कत भी रही। और इस बीच में अभी की जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि ठीक है, ये लाइफ को एक मतलब एक जर्नी समझते हैं और ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि लगी रहती हैं। और 2006 में, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक रियलिटी शो में इन्होंने जो बिग बॉस में का जो पहला सीज़न था उसमें भाग लिया था और वहाँ पर इन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर खुद को गे यानी समलैंगिक घोषित किया था। और इसके बाद में बहुत सारे लोग थे, उनकी निगाह इन पर आई कि भाई ये तो वही दीपक पराशर हैं, पुराने जो मॉडल थे हमारे। और फिल्म शराबी में और निकाह में कई फिल्में आई थी एक साथ इनकी, है ना, आप तो ऐसे ना थे, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो ये हमेशा इस तरह की फिल्मों में आते थे। काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी इन्होंने की, ये सभी उन्हीं फिल्मों के मैं नाम बता रहा हूँ। बाकी कुछ बी ग्रेड की फिल्म्स भी उनके हाथ में आई, रामसे ब्रदर्स की बहुत सारी फिल्में थी। आप अगर दीपक पराशर को आज की तारीख में समझना चाहते हैं तो आपने इनके कई सीरियल्स देखे होंगे। 1993 में एक सीरियल आया था स्वाभिमान, जो दिन में 3:30 बजे आता था डीडी नेशनल पर।
स्वाभिमान में शोभा दे का वो सीरियल था, उसमें बहुत सारे कलाकार थे। उसमें आपके आशुतोष राणा भी थे और आशीष विद्यार्थी भी थे, और उसमें जितने भी नए बच्चों ने शुरुआत की थी वो सभी आज बहुत बड़ा एक नाम करके बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी कुनिका जो थी और कौशल्या गिडवानी, किटू गिडवानी वहाँ पर, और शिशिर शर्मा, और एक नाम इनका भी था उस सीरियल में, आपने देखा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोनी जो लिव के जो शो हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा इनको। राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी जो एक सीरियल आता था, उसके ज़रिए इन्होंने बहुत दिनों के बाद में चलचित्र, छोटा चलचित्र से अपनी एक वापसी की थी। आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करने की आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। अगले अध्याय में दीपक पराशर को ही कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी प्लीज़ 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 ज़रूर कर दें। और किस तरह का कंटेंट या किस शख्सियत के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय।